गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर अर्थशास्त्र में आलेख का भाग थर्ड देखने वाले हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का महत्व। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान देंगे कि अर्थशास्त्र के अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग। ठीक है, उसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको पता होगा कि कंप्यूटर से सभी बच्चे मेरे हिसाब से कंप्यूटर से सभी बच्चे क्या होंगे, परिचित होंगे। जैसा कि बहुत सारे बच्चों के घरों में भी कंप्यूटर होगा, है ना। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो अर्थशास्त्र का अध्ययन है उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है बच्चे। ठीक है, तो जिसे आपको मैं बता दूं कि जो आधुनिक युग है वह टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है बच्चे। ठीक है, जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में, है ना, दिन प्रतिदिन रोज बरोज हम लोग क्या करते, एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते मोबाइल के थ्रू। ठीक है, सिनेमा की टिकट बुक करवाते हैं, गीत सुनते हैं, ड्राइविंग करते समय रास्ता अगर ज्ञात करना हो तो भी हम टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं, वस्तु खरीदने के लिए भी हम टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं, बिलों का भुगतान करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा में भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टेक्नोलॉजी बच्चे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने तैयार करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत ही अटपटी होती है ना, लेकिन उसको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा बहुत ही सरलता पूर्वक समझा सकते हैं। ठीक है, जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं बच्चे तो उसके दौरान किसी भी बच्चे को या कोई बड़े लोगों को या जिसको समझ में ना आए उसे भी हम क्या कर देंगे, प्रेजेंटेशन के थ्रू हम किसी भी चीज को, कोई भी बात को हम आसानी से समझा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम मैंने बताया है। ठीक है, ये भी एक पीपीटी का एक पार्ट होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है एक्सेल वर्कशीट। जैसा कि आपको पता होगा कि जो एक्सेल वर्कशीट होता है उससे हम किसी भी या बहुत बड़े पैमाने पे अगर कोई भी सांख्यिकी जानकारी है तो उसका हम आसानी तरीके से एक्सेल सीट में जाकर क्या कर सकते हैं बच्चे, एक तो उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसका योग अगर प्लस करना हो, उसका औसत निकालना हो, प्रतिशत निकालना हो, है ना, तो एक्सेल सीट में हम इसको आसानी तरीके, बहुत ही आसान तरीके से लोगों को समझा सकते हैं। और एक्सेल सीट की मदद से हम पूरे स्कूल का डेटा चाहे तो उसको स्टोर कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, और एक सेकेंड के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे किसी को देना हो तो तुरंत दे सकते हैं। ये जिसे यहाँ पे एक एक्सेल वर्कशीट का मैंने एक इमेज दिया है यहाँ पे, जिसके अंदर प्रोडक्ट लिखा है, फाइल है, साइज है ना, इसी तरीके से पूरा डिटेल एक्सेल सीट में हम लोग पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आकृतियों और आलेख बनाने के लिए प्रोग्राम। जैसे कि अपने पिछले क्लास में देखा था कि हमने अलग अलग आकृतियों और आलेख बनाया है। जिसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे दंड स्तंभ आकृति दिख रहा है, फिर इसके अंदर सरल रेखाकृति भी दिख रही है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई भी डेटा या डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है तो हम आकृति और आलेख की मदद से क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अध्ययन सामग्री सुरक्षित रखने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन हेतु असंख्य सामग्री की जरूरत पड़ती है और इसके अतिरिक्त जो अर्थशास्त्र के उच्च अभ्यास के लिए या संशोधन के लिए इस प्रकार की जो सामग्री होती है बच्चों बहुत ही अनिवार्य होती है। तो इस प्रकार की सामग्री को अगर नोटबुक या किताबों में सुरक्षित रखने के लिए स्थान एवं देखभाल आवश्यक होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी अध्ययन सामग्री को, जिसे आपने एक नोटबुक में कोई चीज को लिखा, तो उसको क्या होता है, एक तो सुरक्षित स्थान पे रखना पड़ता है, उसकी देखभाल करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, कई बार बारिश में नमी के कारण दीमक, कीड़े मकोड़े उसमें लग जाते हैं और वो पेज क्या होता है, खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डेटा होगा, जो भी आंकड़े होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अध्ययन सामग्री हमारे पास जितने भी है उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो अध्ययन सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे चीजें अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल ड्राइव है, इसके अंदर भी आप डेटा को सेव रख सकते हैं। हमारे पास ईमेल है, ठीक है, जीमेल पे भी आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं।
नेक्स्ट है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, है ना। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो जमाना है बच्चे, वो इंटरनेट का ही है, ठीक है। और इंटरनेट का जो उपयोग है अक्सर हम लोग करते ही रहते हैं। हर कोई बच्चा इंटरनेट यूज करता है। आजकल ऑनलाइन क्लास है तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका जो उपयोग होता है वो ज्यादातर ट्यूटोरियल में होता है ना। जैसे कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं बच्चे जहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पढ़ने लायक सामग्री, है ना, ओपन एसेस लिंक में क्या करते हैं वो लोग रख देते हैं। ऐसी सामग्री को हम पढ़ सकते हैं, है ना, वो हमारे लिए ट्यूटोरियल जैसा साबित भी हो जाता है। तत्काल शिक्षा, कुछ संस्थाएं एवं विशेषज्ञों का जैसे भाषण अगर मुझे सुनना हो, भाषण की वीडियो, अगर ये सारी चीजें अगर मुझे सुनना है तो हम अपने वर्गखंड में बैठकर या वर्गखंड जैसा पढ़ने एवं सीखने को मिलता है। मतलब तत्काल शिक्षा क्या होता है कि इंटरनेट के जरिए बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चे जो भी है आप अपना सारा जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये वीडियो हम बनाते हैं तो ये भी वीडियो क्या होते हैं, हम साइट पे जाके अपलोड कर देते और आपको पासवर्ड दे देते और आईडी दे देते, आप उसके थ्रू घर बैठे आईडी पासवर्ड डालकर आप घर बैठे हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये शिक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है। पढ़ने योग्य सामग्री, पढ़ने योग्य सामग्री क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे इंटरनेट पर बहुत सारे बुक्स ऑलरेडी इस सॉफ्ट कॉपी के रूप में वहां पे अवेलेबल होता है। कुछ जनरल होते हैं जिसको हम पैसा भरकर भी पढ़ सकते हैं। तो जितने भी सामग्री होते हैं बच्चे, जैसे पढ़ने योग्य सामग्री के अंदर जैसे ई बुक्स हो गया, ई जर्नल हो गया, ये सारे डेटा क्या करते हैं हम लोग नेट पे अवेलेबल कर देते हैं और वहां से जो भी बच्चे को जिस टाइप की बुक्स चाहिए वो पढ़ सकते हैं। अभी तो ऐसा है कि अगर आपको पूरी टेक्स्ट बुक अगर स्कूल जाते हैं तो बैग में क्या करते हैं, उसका हार्ड कॉपी मतलब अलग अलग टेक्स्ट बुक बैग में भरकर लेके जाते हैं। लेकिन इंटरनेट के जरिए क्या होता है कि जितनी भी टेक्स्ट बुक आपके पास है उसको एक लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट करके आप पूरी बुक को एक ही जगह पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे कहीं भी कोई भी जगह पे जाके किसी भी स्थान पे जाके आप अपनी कोई भी पढ़ाई की जो टेक्स्ट बुक है, जर्नल है, ई कंटेंट है, आप वहां पे देख सकते हो और आसानी से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विविध जानकारी प्राप्त करना। अभी विविध जानकारी का मतलब होता है बच्चे कि जैसे इंटरनेट पे हम सर्च करके अर्थशास्त्र में क्या होता है डिग्री देते हैं। समय कॉलेज क्या करती है कि जब कॉलेज डिग्री देती है तब यूनिवर्सिटी की जानकारी प्राप्त की जाती है। कई बार देखा होगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो मैंने कोई इन्फॉर्मेशन किसी को भेजा तो वो चाहेगा तो इंटरनेट पे वो चेक करके हमारा जो भी रिजल्ट है वो चेक करके बता सकता है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। कहने का तो कोई भी जानकारी को मुझे प्राप्त करना हो तो हम सर्च करके क्या करेंगे, कोई भी जानकारी को इजिली गूगल पे डाल के हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जानकारी प्राप्त करना, अन्य जानकारी के रूप में ऐसा होता है बच्चे कि अगर आपको किसी को रेफरेंस बुक की जरूरत हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है उसका व्याख्यान अगर सुनना है, कोई कोटेशन अगर जानना है तो उसके बारे में आप इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सांख्यिकी जानकारी, हमारे देश में देखा होगा बहुत सारे सांख्यिकी जानकारी उपलब्ध होते हैं जिसको हम गौण जानकारी भी बोल सकते हैं। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है कि अनेक प्रकार की गौण जानकारी होती है। गौण जानकारी का मतलब होता है बच्चे की जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को सीडी ड्राइव के अंदर क्या करते हो रखती है या फिर इंटरनेट पे डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं। वहां पे हम अलग अलग, जैसे सरकार के बजट की अगर मुझे जानकारी प्राप्त करना तो हम इंटरनेट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना है तो हम प्राप्त कर सकते हैं। कृषि उत्पादन संबंधी जानकारी प्राप्त करना हो, आयात निर्यात का कद देखना हो, गरीबी का अनुपात देखना हो, रोजगार का अनुपात जानना हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेट के जरिए कोई भी सांख्यिकी जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं होती है जैसे आपने देखा होगा WHO है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, इस UNO है ना, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के जितने भी संस्थाएं होते हैं बच्चे वो सारे अपने जो भी आंकड़े होते हैं वो इंटरनेट पे वो लोग अपलोड कर देते हैं और जिस लोगों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंटरनेट के जरिए प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र के अध्ययन में कंपैक्ट डिस्क यानी सीडी का उपयोग। तो
कई संस्थाएं ऐसे होते हैं बच्चे, जैसे कोई प्रयोगशाला है, संशोधन केंद्र है, सरकारी संस्थाएं हैं जो संपूर्ण अर्थतंत्र की जानकारी प्राप्त कर उसके सांख्यिकी विवरण का अहवाल तैयार करती है। जो भी प्रयोगशाला संशोधन केंद्र में जो भी जानकारी कलेक्ट करती है उसका एक अहवाल तैयार करती है, और उस अहवाल को क्या करते हैं बच्चे, सीडी बनाकर बाजार में बेचने के लिए वो लोग रख देते। जैसे जनगणना के आंकड़ों की सीडी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, है ना। कोई उद्योगों का सर्वे की सीडी मिल जाएगा, NSSO जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसकी भी सीडी मार्केट में उपलब्ध होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सीडी अगर चाहिए तो आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत तमाम प्रकार के जो सीडी है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जो डेटा सीडी होते हैं बच्चे, इस टाइप के डेटा में क्या करते हैं वो लोग अवेलेबल कर देते हैं, ठीक है। इसी को हम डेटा सीडी बोलते हैं। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अगर उसको सीडी के अंदर डाल दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोल सकते हैं। तो यही आपका फर्स्ट चैप्टर था जिसको हमने एक्सप्लेन किया है बच्चों, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी है वो हमने इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, और जो भी अगर डाउट है तो फिर स्कूल खुलने पे हम लोग मिलेंगे बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं।